जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। हड़प्पा सभ्यता की अपनी इस यात्रा में आज हम बात करेंगे भी उस टाइम पावर यानी सत्ता की जो अथॉरिटी थी, जो चाबी थी, जो चोदर थी, वो किसके पास थी। इसका मतलब ये है भी हम उस टाइम की राजनीतिक व्यवस्था को आज की क्लास के अंदर सबसे पहले और अच्छे से जानेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे फिर ऐसा क्या हो गया भी फिर सब कुछ इतिहास के अंदर ही दर्ज हो गया, उसकी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सत्ता और शासक का अस्तित्व यानी वहां की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में और प्राचीन सत्ता यानी एंशियंट अथॉरिटी की बात हम यहां कर रहे हैं। बहुत कुछ हमने इन चित्रों की सहायता से इतिहास को जाना है, 5000 साल पुराने इस इतिहास को। हड़प्पाई समाज के अंदर जटिल फैसले लेने के और उन्हें लागू करने के संकेत मिलते हैं। अब आप ये सोच सकते हैं भी ऐसा कौन सा जो जटिल फैसला जो लगा जो अब तक की यात्रा में हम आए हैं। तो आप देखिएगा, याद कीजिएगा, फिर पलटिएगा थोड़ा सा वापिस भी। हड़प्पा की जो पूरा वस्तुएं मिली है ना, जिस भी जगह, उन सभी में एक रूपता पाई जाती है। ये जो विभिन्न हड़प्पा के पूरा स्थल है, यहां पर जो चीजें मिली है लगभग उनमें एक रूपता है। ये एक रूपता कहां से आ गई भाई? एक रूपता तो तभी आ सकती है जब ऊपर कोई बड़ा चौधरी बैठा और नीचे वालों को सबको कह दे चुपचाप करके ऐसे कर लेना, तो एक रूपता पाई जाती है। और ये एक रूपता उसके मिट्टी के बर्तनों में, मोहर, बाट या ईंटों के अंदर स्पष्ट दिखाई दे जाती है। जम्मू से लेकर गुजरात तक यानी मांडा से लेकर देमाबाद तक की बात करें, 1400 किलोमीटर के इस क्षेत्र के अंदर ईंटें एक जैसी मिली है। कोई ईंटें एक भट्टे पर बनती होगी क्या? बहुत अलग अलग जगह बनती थी। तो फिर सबकी जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वो सब सेम कैसे हैं? इसका मतलब कोई तो चौधरी है वहां पर। इसके अलावा ईंटें बनाने का, विशाल दीवारें बनाने के लिए, चबूतरों को बनाने के लिए बहुत सारे हजारों मजदूरों की आवश्यकता पड़ी हुई होगी। तो इसका मतलब मजदूरों को संगठित करना कोई आसान काम है क्या? तो इसका मतलब किसी के कहने से तो वो संगठित हो जाते होंगे और बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो उस टाइम उन्होंने बनाई होगी। अलग अलग कारणों से जो बस्तियां हैं वो विशेष स्थानों पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई। याद कीजिएगा, कच्चा माल प्राप्त करने की नीतियों के अंदर हमने क्या पढ़ा भी? बस्तियां कहां बसाई जाती थी? जहां कच्चा माल मिल जाता था, तो कच्चा माल के प्राप्ति स्थल के पास ही बस्तियां बसा दी जाती थी। तो ये भी क्लियर हो रहा है भी कोई न कोई वहां उनको ये पावर दे रहा है, आदेश दे रहा है। ये कार्य बिना किसी सत्ता के संभव नहीं हो सकते थे। इसलिए हम कह सकते हैं भी हड़प्पा सभ्यता का संचालन है वो कोई एक पावर, कोई एक सत्ता है, वो जरूर करती होगी। अब एक चीज हम डायरेक्ट ये क्यों नहीं कह सकते भी फला राजा या फला रानी या फला व्यक्ति है वो वहां उस टाइम राज करता था? यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के दौरान की जो लिपि है वो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर पढ़ी जाती तो उस टाइम तो जैसे और आगे का प्रारंभिक इतिहास के बारे में सारी चीजें मिलती है, तो इसके बारे में भी जानकारी मिल जाती। तो इसलिए जो चीजें वहां पर बनी हुई है हम उनके आधार पर ही आइडिया लगा रहे हैं भी उस टाइम पावर किसके पास थी। तो ये क्लियर हुआ। अब तक की जो सफर हम तय करके आए हैं, जो एकरूपता हमें दिख रही है, इसका मतलब कोई न कोई वहां शासक या राजा है, वो जरूर रहा होगा। चलिएगा, इसके साथ साथ अब बात करते हैं वो सत्ता का केंद्र यानी प्रसाद यानी वो महल और शासक का अस्तित्व। इसके संबंध में कुछ मत प्रकट किए हैं हमारे इतिहासकारों ने, कुछ उनको भी जान ले।
हालांकि वो भी बहुत जल्दी और स्पष्ट तो वो भी क्लियर नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी पता तो करना ही पड़ेगा भी उस घर का, उस देश का, उस समय का मुखिया कौन था। तो इतिहासकारों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक महल की संज्ञा दी है, परंतु उसके संबंध में कोई अन्य वस्तुएं हैं वो नहीं मिली। अब याद कीजिए, जब हमने इसका नगर नियोजन पढ़ा था तो वहां पर ये पूर्वी साइड, पश्चिमी साइड के अंदर दुर्ग पड़ा था। ये सारी चीजें हम सब कुछ क्लियर कर चुके हैं। तो मोहनजोदड़ो के अंदर जो विशाल जगह, एक ऊंची जगह पर मिली, उसको महल की संज्ञा दी गई है। और इतिहासकारों ने खुदाई से एक पत्थर की मूर्ति मिली है और उसका नाम उन्होंने रखा है पुरोहित राजा, और ये है वो पुरोहित राजा। इस मूर्ति का नाम उन्होंने पुरोहित राजा रखा। अब अपने आप में यह भी एक सोचने की बात है, भाई सीधा राजा ही कह देते, पुरोहित राजा क्यों कहा है? इसका भी कारण है। ये इसलिए कहा है क्योंकि अब याद कीजिए, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन एक सभ्यता हमने और पढ़ी है, उस कंपैरिजन किया है इसके साथ, और वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। उसके साथ व्यापारिक संबंध भी रहे हैं। तो मेसोपोटामिया के इतिहास के बारे में इतिहासकारों को जानकारी है। उस टाइम वहां के शासक को पुरोहित राजा कहा जाता था, इसलिए इसी समानता के कारण सिंधु क्षेत्र के अंदर ये जो मूर्ति मिली है, तो भारतीय और जो विदेशी इतिहासकार है उन्होंने भी इसको पुरोहित राजा नाम दिया गया है, मेसोपोटामिया के समकालीन और वहां के सिस्टम को आधार मानते हुए, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं वो यहाँ वाली यहाँ मिल जाती है और यहाँ वाली वहां पर मिल जाती है। और ये राजा शायद धार्मिक कार्यों से जुड़ा हुआ था। लो भी ये भी आइडिया है भी ये कोई धर्म कर्म का काम करता होगा, परंतु हड़प्पा सभ्यता की इस धार्मिक प्रथा को अभी तक किसी ने ठीक से नहीं समझा है, और न ही कोई ऐसा सबूत मिला है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि जो लोग अनुष्ठान करते थे, यज्ञ करते थे, भी उनके पास कोई पॉलिटिकल पावर भी होती थी क्या। यह भी कोई क्लियर है, वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक चीज तो है, ये लगता तो राजा जैसा ही है। सोचिएगा, हम शिल्प कला के बारे में पढ़ के आ गए हैं, बहुत से शिल्पकारों के बारे में पढ़ लिया है, और हमने ये भी जाना भी उस टाइम के जो शिल्पकार थे, चाहे वो पुरुष थे या महिलाएं थी, वो जरूर बहुत बड़े एक्सपर्ट रहे होंगे, दक्ष रहे होंगे अपने काम में। सोचिएगा उस मूर्तिकार के बारे में जिसने इस पुरोहित राजा की मूर्ति बनाई हो, इसका सुंदर सा, प्यारा सा, आकर्षक चेहरा देखिए, वाह सुभान अल्लाह। इसकी दाढ़ी पर गौर कीजिए, क्या शानदार तरीके से इसकी दाढ़ी का प्रदर्शन किया गया है। तन को ढकने के लिए शायद जो वस्त्र पहनाए गए हैं, उसका सुंदर सा डिजाइन देखिएगा। एक पुरातत्वविद की तरह सोच के देखिएगा भी उस टाइम की मूर्ति कला, उस टाइम के मूर्तिकार कितने गजब के कलाकार है वो रहे होंगे, और ये है पुरोहित राजा। तो अब हम ये मान लेंगे भी उस टाइम पुरोहित राजा होता था। लेकिन भैया ये भी एक समस्या है, क्या वो पूरा एरिया एक ही था या अलग अलग था? यानी पूरा एक देश की तरह काम करता था या अलग अलग सिटी बने हुए थे, यानी स्टेट बने हुए थे? ये भी तो इतिहासकारों के बीच एक विवाद का विषय है। कुछ इतिहासकार यानी पुरातत्वविद ये मानते हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे। लो जी, कोई राजा रूजा नहीं होते थे क्या उस टाइम? सब समान होते थे, सबकी सामाजिक स्थिति समान थी। अब कुछ इतिहासकार लोग तो ये भी कहते हैं, और कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि वहां पर एक नहीं बल्कि कई राजा थे। मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है, कालीबंगा है, इन सब के अपने अपने शासक होते थे। अब एक तो कह रहा है भी सब इक्वल थे, दूसरा कह रहा है भी सबके अपने अलग अलग शासक थे। अब फिर देखें आगे और कोई भी तीसरी बात तो एक ही बसती है फिर। और कुछ विद्वान ये तर्क देते हैं कि हड़प्पा
एक ही राज्य था, और इसका कारण है पूरा वस्तुओं में जो समानता मिलती है, वहां पर एक वेल प्लान्ड बस्ती के जो सबूत मिलते हैं, ईंटों के आकार में एक निश्चित अनुपात देखने को मिलता है, और बस्तियों का कच्चे माल के प्राप्ति स्रोत के समीप स्थापित होना, ये जो साक्ष्य जो हमने अभी पढ़े, ये साक्ष्य किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं? ये इशारा कर रहे हैं भी ये जो पूरा इलाका है ये एक ही राज्य था, और इस एक ही राज्य का कोई सत्ताधिकारी था, कोई एक शासक था जिसके पास पावर थी, और उसी को हमने नाम दिया क्या? पुरोहित राजा। हमने मतलब इतिहासकारों ने दिया है, हम तो अपना नाम लगा रहे हैं साथ में। तो इससे अब क्या कहानी क्लियर होती है? भी तीन सिचुएशन होगी, कोई राजा नहीं था, अलग अलग राजा थे, और या फिर एक ही था। तीन सिचुएशन बनती है। सबसे मजबूत पक्ष कौन सा लगता है? वो है ये तीसरा पक्ष। तो अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अंतिम और तीसरा तर्क ही सबसे अधिक उचित जान पड़ता है, क्योंकि यह संभव नहीं लगता कि पूरे के पूरे समाज के अंदर, क्षेत्र के अंदर एक साथ मिलकर ऐसे जटिल निर्णय लिए जाते होंगे और उन्हें लागू किया जाता होगा। एक ही आदमी के पास डिसीजन लेने की पावर थी, तभी इतना कुछ हो गया। अलग अलग के पास होती तो आजकल कई जगह क्या हाल है आप खुद समझ सकते हो। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। राजाओं के बारे में तो सिर्फ इतनी ही जानकारी हमारे पास उपलब्ध हो सकती है। जब कभी लिपि पढ़ दोगे आप तो फिर एक नई जानकारी, शायद इस हड़प्पा सभ्यता के गर्भ से बहुत कुछ निकलना अभी तक बाकी है। अब चलते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का विकसित काल हमने कहां से कहां तक माना? 1920 तक का हमने माना है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसके पतन की कहानी स्टार्ट हो जाती है। तो अब एक बहुत ही प्यारा सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हड़प्पा सभ्यता के अंत, विनाश या पतन के कारण बताइए। पतन मतलब धीरे धीरे, अचानक नहीं, धीरे धीरे कुछ हुआ होगा, भी कहानी बदल गई। अब इस बात को भी पॉइंटों के माध्यम से एक एक बात लेकर क्लियर करेंगे भी किस प्रकार से धीरे धीरे ये विकसित हड़प्पा खत्म होती गई, जिसमें पहला पॉइंट है अपना विकसित हड़प्पा स्थलों का त्याग हो जाना, उजड़ जाना, छोड़ देना उस चीज को। तो ऐसे सबूत मिले हैं भी 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान, जो कि पाकिस्तान के अंदर सिंध और बलूचिस्तान वाला जो रेगिस्तानी क्षेत्र है उसके लिए यूज होता है, इन क्षेत्रों के अंदर अधिकतर विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था, छोड़ दिया गया था, और दूसरी ओर गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ नई बस्तियों में जनसंख्या बढ़ने लग गई थी। गौर कीजिएगा, यहां पर ये उत्तर हड़प्पा का क्षेत्र है, यानी विकसित हड़प्पा सभ्यता के बाद का टाइम, जहां हमने विकसित हड़प्पा के लिए ये इलाका हम घेरा करते थे। अब देखिए यहां पर नहीं होकर वो बस्तियां किधर जा रही है, ये इधर यूपी की तरफ, यानी पूर्वी साइड की तरफ बस्तियां आ गई, और इधर गुजरात की तरफ यानी दक्षिण की तरफ चलना स्टार्ट हो गई ये बस्तियां। तो इसका मतलब फिर सैकड़ों हजारों सालों बाद नई डायरेक्शन के अंदर नई बस्तियां हैं, वो बसनी स्टार्ट हो जाती है। ये क्षेत्र है वो छोड़ दिया जाता है। कारण क्या है, साथ साथ ही क्लियर होते चलेंगे आपको। और इधर आपको पता है अपनी कौन सा एरिया आ गया, इधर गंगा यमुना वाला इलाका आ रहा है। तो इसका मतलब एक नदी घाटी क्षेत्र अब छूटता जा रहा है और नई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो कुछ तो हुआ होगा, यहां कुछ तो हुआ होगा, कोई न कोई गड़बड़ तो हुई है यहां पर। चलिएगा उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले एक पॉइंट और देख लें, कौलिक संस्कृति में परिवर्तन। एक तो कह दिया भी पुराने जो विकसित टाइम वाली जगह थी हमने छोड़कर चल पड़े, उठाया बैग और चल पड़े भैया। और दूसरा है कौलिक संस्कृति में परिवर्तन। कौलिक का मतलब होता है पारंपरिक, अगर किसी को कोई दिक्कत आई तो पारंपरिक,
कौलिक यानी जो परंपराओं से चली आ रही हमारी जो संस्कृति है उसके अंदर भी परिवर्तन आ गया। 1900 ईस्वी के बाद भी कई जो चीजें हैं, जो क्षेत्र हैं वो अस्तित्व में रहे, और कुछ जो क्षेत्र है वहां की जो भौतिक संस्कृति है उसके अंदर बदलाव आ गए थे। किस प्रकार के बदलाव? वहां की जो विशिष्ट पुरावस्तुएं थी, बाट, मोहरे, मनके, जिसके बारे में हमने पूरी इस यात्रा में पढ़ा है, वो समाप्त हो गए। लो जी, जो पढ़ा वो आज समाप्त हो गया। लंबी दूरी का व्यापार और शिल्प विशेषज्ञता वो भी फिनिश हो गई। थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। जब सब कुछ बंद हो रहा है, फैक्ट्रियां बंद हो रही है, दुकानदार दुकान बंद करके जा रहे हैं, और आवास यानी भवन निर्माण की तकनीकों का भी अंत हुआ, और बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण भी बंद हो गया। जो हम बड़े बड़े माल गोदाम, अन्नागार, सनानागार, कितनों की हमने बातें की, 3-4 लाइनें लिखकर कह दिया कि फलाना राम भी खत्म हो गया, फलाना राम भी, फलाना राम भी, और धिमका राम भी खत्म हो गए। तो इन वजह से जब ये खत्म होते गए, पहली बात खत्म हुए तभी कुछ नया आया, एक खत्म होता है तभी कुछ नया वहां पर पनपता है। तो इस प्रकार से दो चीजें हो गई, और इससे एक बात और यहां अच्छी सी क्लियर होती है भी, पूरा वस्तुओं और बस्तियों ने एक ग्रामीण जीवन शैली का रूप ले लिया। याद कीजिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये जो हमारी संस्कृति, ये कल्चर था, ये किस प्रकार की सभ्यता रही है? ये नगरीय सभ्यता थी। नगर उजड़ गए, सब भागने लग गए यहां से, और धीरे धीरे फिर नई जगह पर पूर्व और दक्षिण की तरफ चलने स्टार्ट हो गए। और वहां पर वो नगरीय तो अचानक वहां कुछ हो नहीं सकता, तो पुनः एक बार ग्रामीण जीवन शैली, गांव वाली जो सभ्यता है वो स्टार्ट हो जाती है। और इन संस्कृतियों को कहा जाता है उत्तर हड़प्पा, लेट हड़प्पा। तो याद कीजिए, सबसे पहले हमने आरंभिक हड़प्पा की बात की, फिर खूब सारा ज्ञान बटोरा हमने विकसित हड़प्पा का, और अब जैसे जैसे खत्म होते जा रहे हैं, नई जगह पर नए नगर नहीं, नए गांव बस रहे हैं। पुनः नगर बसने में तो हजारों साल फिर लग गए थे। तो वो जो टाइम है उसको कहा जाता है उत्तर हड़प्पा का जो काल, मानिए 1500 साल के आसपास का। हमारा आरंभिक इतिहास कहां से स्टार्ट होता है? आपको जीरो क्लास में ये चीज क्लियर कर दी थी भी 600 ईसा पूर्व से। तो 1900 और 600 इनको घटा दीजिए, और बीच का जो टाइम है वो टाइम उत्तर हड़प्पा, यानी धीरे धीरे रसातल में गई और नए नए छोटे छोटे गांव हैं वो बसने स्टार्ट हो गए। और इसे अनुव्रती संस्कृति भी कहा जाता है। बहुत प्यारा शब्द है अनुव्रती, सक्सेसर कहा जाता है अनुव्रती। इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। क्या हड़प्पा सभ्यता का उत्तराधिकारी कौन बना? वो बना अनुव्रती संस्कृति, उत्तराधिकारी संस्कृति अर्थात उत्तर हड़प्पा का। एक चीज मानिए, हड़प्पा काफी टाइम एक स्ट्रोंग रही, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पतन हो गया। तो आप ऐसे समझ लो, बाद वाले इतिहास के हिसाब से भी एक स्ट्रोंग राजा था और उसके एक ढिलमुल बेटा हो गया, और वो अब शासन को क्या चलाता? तो वो हो गई उत्तराधिकारी संस्कृति। धीरे धीरे सब बड़े शहर, जो नगरपालिका का जो सिस्टम हमने पढ़ा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पढ़ी, और जल निकास प्रणाली याद कीजिए, क्या शानदार जल निकास प्रणाली उस टाइम की थी, सब खत्म होता गया। तो उत्तराधिकारी कमजोर हो गया। तो ये उत्तर हड़प्पा यानी उत्तराधिकारी जो संस्कृति है, ये किस प्रकार की? ग्रामीण जीवन शैली के रूप में विकसित होती गई। तो शहरों का पतन हो गया, और हजारों साल बाद फिर नए नगरों का विकास होता है। और धीरे धीरे आगे चलकर जब हम 600 BC से कहानी स्टार्ट करेंगे, जहां से हमारा आरंभिक इतिहास लिखित साक्ष्य मिलने स्टार्ट हो जाते हैं अगले चैप्टर से, तब वहां देखिएगा ये महाजन पदों के बारे में। तो देखिए यहां अब कुछ नहीं दिख रहा, इधर थोड़ा बहुत है।
बाकी ये जो हमारा हम हड़प्पा 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 कर रहे थे, यहां से सब कुछ किधर आ गया, ये देखिए इस साइड के अंदर आ गया और इधर कुछ नीचे चला गया। तो फिर यहां पर धीरे धीरे नए राज्यों का विकास होता है और वो 16 महाजनपदों के बारे में, इनसे जुड़ी हुई सारी कहानी हम आपके चैप्टर 2 के अंदर पढ़ेंगे। चलिएगा, ये क्लियर हुआ। दो चीजें पढ़ ली हमने। हम हड़प्पा सभ्यता के पतन की कहानी को जान रहे हैं। 1800 बीसी के बाद में जगह छोड़कर जाने लगे। अब ये क्यों जाने लगे? क्योंकि वहां क्या जो कल्चर था उसके अंदर चेंज आ गया। वो चेंज है, उसको हमने उत्तर हड़प्पा नाम दे दिया। अब हम इस परिवर्तन को, कल्चर में परिवर्तन के जो कारण है, यानी संभावित कारण, जिसकी वजह से मूल रीजन हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। तो ये कहा जाता है सिंधु नदी ने मार्ग बदल लिया, मुंह फेर लिया सिंधु नदी ने, जो इधर आ रही थी शायद इसने अपना रास्ता ही बदल लिया। या फिर नदियां सूख गई, नदियां सूख गई तो रेगिस्तान का फैलाव हो गया। तो वहां पर लोग क्या करते, इसलिए बैग उठाकर दूसरी जगह चल पड़ी। जलवायु परिवर्तन से अनेक बस्तियां उजड़ गई होगी। तो हड़प्पा सभ्यता का इस वजह से अंत हो सकता है। कई कारण हैं जिनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा याद करने की जरूरत नहीं है। वनों की कटाई से क्षेत्र के वन नष्ट हो गए होंगे। जब वन नष्ट हो गए तो बारिश कहां से हो, और भूमि के अंदर है वो नमी खत्म हो गई। तो जो कृषि का काम ये करते थे वो भी खत्म हो गया। कृषि खत्म हो गई तो उससे जुड़े हुए सारे उद्योग धंधे हैं वो भी ठप हो गए। ये भी हो सकता है सिंधु और उसकी सहायक नदियों में बहुत ज्यादा पानी आया होगा, बहुत ज्यादा बारिश हुई होगी, तो बाढ़ की वजह से वो इलाका पूरा ही जलमग्न हो गया होगा। लेकिन लगता तो नहीं ना, अचानक पूरा एक स्टेट थोड़ी खत्म हो सकता है। पर अब क्या करें, कुछ लिखित में है नहीं ना, आइडियोलॉजी रहेगी। और भूमि का अत्यधिक उपयोग, इस भूमि का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते होंगे जिससे वो बंजर हो गई होगी। और शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। ये भी अपने आप में, जैसे हमने कहा ना भी उत्तराधिकारी राजा कमजोर बन गया होगा, हमने इस कहानी को समझने के लिए, तो शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। तो नियंत्रण समाप्त होते ही तो जो उनकी एकीकृत व्यवस्था थी, सब एक रूपता के आधार पर चल रहा था पूरी स्टेट के अंदर, तो शायद वो धीरे धीरे वो खत्म हो गया होगा। तो सिंधु नदी में बाढ़ आ सकती है उसकी वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से, या सिंधु नदी ने अपना मार्ग बदल लिया होगा, या फिर कोई आग लग गई होगी भी कहीं, और या फिर शासकों का कंट्रोल खत्म हो गया होगा। जो भी आप आइडिया लगा सकते हैं, इन सब कारणों की वजह से वो विकसित हड़प्पा है वो धीरे धीरे उसका पतन हो जाता है। और नगरीय व्यवस्था की बजाय धीरे धीरे नए नगर विकसित, नए गांव विकसित होते हैं, यानी एक बहुत समृद्ध काल खत्म होकर वापस जीरो से कहानी स्टार्ट करते हैं। और इस बात को एक मानचित्र से समझिएगा अच्छे से। यह है अपना आरंभिक हड़प्पा स्थल का मानचित्र। यह है विकसित हड़प्पा स्थल 2600 से 1900 बीसी का टाइम, और यह है अपना उत्तर हड़प्पा का। तीनों का मानचित्र आपको पूर्व में भी क्लियर कर दिया है। तो अब देखिए, यह आरंभिक टाइम था जब धीरे धीरे यहां डेवलपमेंट हो रहा था सिंधु नदी के आसपास। इसका मतलब यहां से लोग बाहर से आए होंगे, जैसे इधर ऊपर वाली साइड से लोग यहां आए होंगे, क्योंकि उस टाइम क्या था, घुमक्कड़ सिस्टम रहा होगा अपने पशुओं को लेकर, यार भूख प्यास मिटाने के लिए लोग ऊपर से नीचे की तरफ चले होंगे। तो उन्होंने देखा रे यहां तो सिंधु, पानी 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 पानी, हिंदू रे हिंदू, हिंदू सैको है बोलते हैं उधर वाले। तो उन्होंने हिंदू, इसी सिंधु से तो हिंदुस्तान नाम है वो भारत का पड़ा। तो शायद वो धीरे धीरे इधर आए और यहां आकर उन्होंने अपनी धीरे धीरे छोटी छोटी बस्तियां बसा ली। ये शहर थोड़ी रहे होंगे, ये तो छोटी छोटी बस्तियां गांव की तरह बसे होंगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, प्रोग्रेस का दौर स्टार्ट हुआ, और जो अच्छी जगह थी, जहां अच्छा व्यापार हो सकता था, जहां अच्छी खेती हो सकती थी, यहां से लोग उन जगहों पर बसना स्टार्ट कर दिया। कुछ हड़प्पा स्थल आरंभिक वाले भी विकसित हुए और कुछ नई जगह विकसित हुए। ये एक तरीके का उस टाइम का गोल्डन टाइम पीरियड है वो माना जाता है।
और फिर धीरे धीरे वही अभी अभी हम बात कर चुके हैं, यहां कुछ कारणों की वजह से सब कुछ नष्ट होता गया और ये पूर्वी और दक्षिणी साइड की तरफ चलने स्टार्ट हो गए। तो अब अगर इसको हम साइंटिफिक तरीके से समझे, आपने बहुत से ग्राफ बनाए होंगे छोटी क्लास में, यहां डरने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर ये अपनी एक लाइन मान लें, तो यहां से देखिए इसको मैं ऐसे शो कर दूं भी, ये यहां पर ये अपनी आरंभिक हड़प्पा सभ्यता है और ये धीरे 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 विकसित हो रही है, और ये देखिए ये पूरी विकसित हो गई, ये पूरी विकसित हो गई, और फिर क्या हो रहा है, धीरे 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 इसका पतन हो रहा है। तो जहां से चले थे वहीं पहुंच जाते हैं, और आज भी इतिहास गवाह है ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। ऐसे ही ग्राफ बनते हैं हर किसी के, एक आदमी कुछ नहीं होता, धीरे धीरे प्रोग्रेस करता हुआ एक पीक पर पहुंच जाता है। हर किसी का एक पीक पॉइंट जरूर आता है, वो चाहिए उसके जन्म उसके रहते रहते आ जाए, चाहिए एक पीढ़ी या ज्यादा से ज्यादा 2 पीढ़ियां या 3 पीढ़ियां तक, फिर वापिस वही सारा सिस्टम नीचे चलता है। तो एक तरीके से देखिएगा ये घंटी बन जाती है, हर किसी का 0 टाइम आता है, फिर एक पीक पर जाता है, समृद्ध बनता है, और उस चीज को सही तरीके से मेंटेन नहीं रख पाता, भूल जाता है उस चकाचौंध में, और फिर वापस नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। ये जिंदगी का फंडा भी ये हड़प्पा सभ्यता हमें सिखा रही है। इसीलिए तो इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास से सबक लेना है। इतिहास बहुत कुछ सिखाता है, ऐसे ही नहीं है। कई लोग कह देते हैं इतिहास पढ़ने का क्या फायदा, इतिहास अभी 1 मिनट पहले जो था वो भी तो इतिहास हो गया। तो सब कुछ हमें सिखाता है, और वो ज्ञान वो सीखा हुआ भविष्य में बहुत काम आता है। तो इसलिए प्रोग्रेस कीजिएगा, लेकिन इस पीक को बनाए रखने के लिए आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। आपको बहुत निष्ठुर अगर आप हो जाएंगे तो धीरे धीरे लोग आपको छोड़ जाएंगे। ये छोड़ गए भाई, दूसरे नहीं छोड़ेंगे, तो ये प्रकृति अपने आप बैलेंस कर देती है। तो ये यहां पर पतन की कहानी, हमने हड़प्पा का पतन भी करवा दिया। अब बात ये आती है, तो क्या चैप्टर पूरा हो गया? नहीं, चैप्टर पूरा नहीं हुआ है। याद कीजिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, हम बहुत सी पुरावस्तुओं के सहारे इस चैप्टर के अंदर पूरे हड़प्पा सभ्यता की यात्रा करेंगे, लेकिन ये यात्रा करवाने में हमारे साथ मुख्य सहयोग करने वाले कौन हैं? इतिहासकार, पुरातत्वविद है। कुछ बातें स्टार्ट में की थी, अब वहां विस्तृत करनी बाकी रह गई भी। पुरातत्वविद कैसे पुरावस्तुओं से बात करते होंगे, कैसे साक्ष्यों की व्याख्या करते होंगे, और जब वो सबूतों की व्याख्या करते हैं तो उनके सामने किस प्रकार की प्रॉब्लम है वो आती है। और अभी तक हमने उस टाइम के धर्म कर्म के बारे में भी कुछ बहुत ज्यादा डिटेल नहीं कर पाए, तो क्या इसके ऊपर भी हमें इतिहासकार कुछ बताएंगे? तो आगे का अगले वीडियो सेशन के अंदर हम जो वापिस हड़प्पा सभ्यता की खोज और पुरातत्वविदों ने किस प्रकार से व्याख्याएं की, बोर्ड परीक्षा के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो वहां से निकालेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।